के लिए इस बात पर नीरज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नीरज, अगर हम चुनावी सीटों की बात करें, उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर पहले चरण में चुनाव होने, दूसरे चरण में किसका दबदबा रह सकता है? और अमरोहा की अगर बात करें, कई ऐसी सीट हैं जहां पर प्रत्याशियों के चेहरे नहीं बदले गए हैं, कई ऐसी सीट हैं जहां पर चेहरों को शफल किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और यहाँ पर 7 चरणों में चुनाव है। अब बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण में जो जाट लैंड कही जाती है वहां पर चुनाव होना है, चाहे वो अमरोहा की बात कर लें या फिर मथुरा, बुलंदशहर, इसके अलावा बागपत, गाजियाबाद, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर। इन सभी जगहों को अगर हम देखें 2019 के परिप्रेक्ष्य में, तो 2019 में अमरोहा एक ऐसी सीट थी जहां पर सपा बसपा के गठबंधन से जीत हुई थी। दानिश अली अब कांग्रेस में जा चुके हैं और पिछले चुनाव में और इस चुनाव में अंतर क्या है? उस समय जाट लैंड जिसे हम लोग कह रहे हैं, वहां पर आरएलडी एक मजबूत घटक है, वो समाजवादी पार्टी के साथ थी, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी वहां इन 8 सीटों में जहां वोटिंग होनी है 26 अप्रैल को, एक भी सीट वहां से नहीं जीत पाई थी। इस बार आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी भाजपा के साथ आ गए, तो भाजपा कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है और इसीलिए शायद अमरोहा से दानिश अली ने बसपा का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस और सपा जिसका गठबंधन है उसके साथ चले गए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वोटर्स वहां उनको लगता है ज्यादा है। मथुरा में हेमा मालिनी फिर से रिपीट की गई है भाजपा की तरफ से। इसके अलावा अन्य जितनी भी सीटें हैं, जो 6 सीटें बची हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जीता था और यही इस बार भी करिश्मा दोहराने की पूरी तैयारी है। और अब देखना ही होगा कि सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो कितना मजबूत साबित होता है। लेकिन फिलहाल अभी कुछ सीटों पर जाटलैंड के अंदर अगर इम्पैक्ट मारा जाए तो आरएलडी का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रहता है और इस बार जयंत चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद जयंत चौधरी का जिस तरीके से मन परिवर्तन हुआ और वो बीजेपी में कह सकते हैं कि उसके सहयोगी बन गए, ऐसे में बीजेपी के लिए ये टास्क इजी होगा। बिल्कुल इजी होगा। देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह को आज भी लोग मानते हैं और उन्हीं के नाम पर वोट मिलते हैं, वोट जयंत चौधरी के नाम पे नहीं मिलते हैं। मैंने वहां देखा भी है कि चाहे जितना कुछ हो जाए जयंत चौधरी से, चाहे जितनी नाराजगी हो जाए, लेकिन जो वहां के लोग हैं, जो जाट मतदाता हैं, वो कहते हैं भाई चौधरी साहब का बेटा है, चौधरी साहब का पोता है, दे दो। आखिरी समय में उन्हें वोट देते हैं। हालांकि वो जीतने लायक वोट ना तो 2014 में मिले थे, ना ही 19 में मिले थे, लेकिन फिर भी 30 से 40 हजार वोट, 50 हजार से अधिक वोट कहीं कहीं इनको मिले थे और अच्छे खासे वोट मिले थे। तो इस बात को बीजेपी जानती है कि इतने सालों से जो किसान आंदोलन हुआ उसकी कहीं नाराजगी ना हो, इसलिए जयंत चौधरी का साथ आना बेहद जरूरी था और इसीलिए जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती देंगे। और देखिए उसके बाद उन्हें उसके मंत्रिमंडल में भी उनकी पार्टी के लीडर्स को शामिल किया गया और राज्यसभा भी दी जा रही है। तो तमाम तरह से अब भारतीय जनता पार्टी और रालोद का जो गठबंधन हुआ है उससे कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे में हलचल जरूर मची हुई है। बिल्कुल, विपक्षी खेमे में हलचल मची हुई है। और खास बात ये, मैं अमरोहा की दोबारा से जिक्र करूंगी। दानिश अली जिस तरीके से अब कांग्रेस की तरफ आगे बढ़ गए हैं, नीरज, क्या उससे समीकरणों में कुछ परिवर्तन नजर आएगा? क्या बीजेपी के लिए अपॉर्चुनिटी है या फिर थोड़ा सा कुछ मार्जिन वोटों में कटौती देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए अमरोहा का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। पिछली बार 2019 में दानिश अली समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन से लड़े थे और अच्छे मार्जिन से जीते भी थे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। इसका तो कहीं ना कहीं अगर अब बसपा अपना प्रत्याशी अगर खड़ा करती है वहां से, तो वोटों का डिवाइडेशन होगा और दानिश अली के लिए इतना आसान नहीं रह जाएगा। बसपा ने 10 सीटें जीती थी गठबंधन में और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, यानी कि बसपा
ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ी थी, उसके जो वोट बैंक थे वो 26 पॉइंट कुछ % थे, वो कहीं नहीं खिसके थे। और अगर वही वोट बैंक इस बार भी अमरोहा में जो प्रत्याशी मायावती खड़ा करेंगे, अगर उसके पास वो वोट जाते हैं तो दानिश अली की मुश्किलें होंगी और भाजपा को सीधा सीधा इस चीज का लाभ मिलेगा। इसलिए अभी अमरोहा से फाइनल प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उतारा है, बसपा के प्रत्याशी का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, बसपा के प्रत्याशी का इंतजार नीरज किया जा रहा है और यही वजह है कि मैंने अमरोहा पर डिस्कशन भी दोबारा से किया ताकि दर्शकों के लिए एक थोड़ा सा समझना इजी हो जाए कि अमरोहा में आखिरकार खेल क्या चल रहा है। अब मैं मथुरा सीट पर आऊंगी नीरज। मथुरा सीट में हेमा मालिनी का जो चार्म है वो बार बार नरेंद्र मोदी का चार्म और हेमा मालिनी का चार्म मिल करके जो गणित है उसको बैठा देता है। पर अगर अंदर खाने देखा जाए तो मथुरा की जो जनता है, जनता उतनी ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आती है। जी देखिए, जनता अगर उतनी ज्यादा संतुष्ट ना होती तो लगातार हेमा मालिनी को संसद ना भेजती। और मथुरा की जो जगह है, आप देखिए वहां पर भगवान कृष्ण की वो नगरी है और हेमा मालिनी का वहां से जुड़ाव मानते वो तमाम तरह के नृत्य नाटिकाएं और वो मीरा का रोल भी वहां स्टेज पर करती रहती है, लोग पसंद करते हैं। और जब अंतिम में आदमी वोट डालता है तो वो पार्टी पे चला जाता है, प्रत्याशी पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करता कि कौन प्रत्याशी खड़ा है। अंत में उसे कमल, साइकिल, हाथी और पंजा ही दिखता है। तो वहां पर आप देखिए 2014 से भी बड़ी जीत हेमा मालिनी ने 19 में मिली थी हेमा मालिनी को। और हेमा मालिनी का भी ये भी है कि इस बार उससे भी बड़ी जीत मिलेगी, क्योंकि आप देखिए मथुरा में जिस तरह से कृष्ण जन्मभूमि को लेकर या इसके अलावा राम मंदिर को लेकर लोगों में उत्साह है, काशी को लेकर उत्साह है, एक भक्ति नगरी कही जाती है और इसका फायदा हेमा मालिनी और भाजपा दोनों को मिलने वाला है 2024 में। बिल्कुल, अब नोएडा की सीट पर चर्चा कर लेते हैं नीरज। जो देखिए नोएडा की सीट पर महेश शर्मा जो पहले मेयर हुआ करते थे, अब जो है उसके बाद वो डिप्टी सीएम के पदभार पर रहे, फिर उसके बाद वो नोएडा पहुंचे। नोएडा से लगातार वो जीत दर्ज कर रहे हैं और एक भरोसेमंद चेहरा है बीजेपी के लिए। इस बार की फाइट आप कैसे देखते हैं? देखिए, महेश शर्मा डिप्टी सीएम नहीं थे, वो दिनेश शर्मा थे लखनऊ से। माफ कीजिएगा, महेश शर्मा वहां से मेयर रहे, महेश शर्मा वहां से विधायक रहे और महेश शर्मा वहां से सांसद भी रहे और मंत्री भी रहे। हालांकि 2019 में वो मंत्री नहीं रहे, लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं, जो विधायक हैं, आप देखिए पंकज सिंह का चार्म है। और इसके अलावा जो महेश शर्मा है वो डॉक्टर पेशे से आते हैं, उनके तमाम वहाँ कैलाश हॉस्पिटल और तमाम हॉस्पिटल्स भी हैं और वो लोगों से लगातार जुड़े हुए हैं। करीब मैं 15 से 20 साल से वहां देखा कि महेश शर्मा से एक जुड़ाव है, वो इस बार भी देखने को मिल रहा है। और वहां पर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं जाता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार नोएडा जाते रहे। इस बात का भी लाभ देखिए जरूर मिलता है और पार्टी को मिलता है और महेश शर्मा निश्चित तौर पर मजबूत स्थिति में है। नोएडा से फिलहाल महेश शर्मा के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है 2024 में। बिल्कुल, देखिए नीरज, खास बात ये भी, अब मैं अलीगढ़ पे आऊंगी। अलीगढ़ सीट एक ऐसी सीट है जो अल्पसंख्यक बाहुल्य है। ऐसे में वहां के समीकरण किस तरीके से बदलते या फिर बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ में भी इस समय भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है और पार्टियों का इंतजार किया जा रहा है। अलीगढ़ काफी चैलेंजिंग होता है वो किसी भी पार्टी के लिए। अलीगढ़ जैसी जगह से भी भाजपा के सांसद होना, वहां से भाजपा के विधायक होना, ये अपने आप में बताता है कि अलीगढ़ की जनता विकास की दृष्टि से किसे चुन रही है। और यही 2024 में होगा कि किस पार्टी को जनता देखती है कि कौन उनके लिए अधिक से अधिक काम कर सकता है, उसी को वोट इस बार भी अलीगढ़ की जनता देगी। ठीक है नीरज, अब दो विषय हैं। पहला विषय ये कि जाटलैंड को प्रभावित करने के लिए बीजेपी ने जयंत चौधरी को अपने पाले में कर लिया, किसान आंदोलन का इम्पैक्ट उससे कम हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटें, ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी को कहते हैं कि पासमानदा अभियान चला लिया या कोई भी अभियान चला लिया, वहां पर असर नजर नहीं आता है। वहां पर क्या अगर इस तरीके का परिवर्तन देखने को मिल रहा है तो ओडीओपी, उज्ज्वला गैस, इस तरह की योजनाओं का असर है क्या?
जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार है उसने जो भी योजनाएं चलाई हैं वो सभी के लिए चलाई हैं, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं चलाई हैं। और इसका लाभ और इस बात को बार